जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सिंथेसिस हम पढ़ रहे थे। तो सिंथेसिस में हम देख सकते हैं हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि व्हाट इज सिंथेसिस होता क्या है। तो हमने जाना था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हमें एक सेंटेंस फॉर्म करना होता है, और वो जो सेंटेंस फॉर्म करना होता है वो या तो एक सिंपल सेंटेंस होगा, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। और इसी फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का मतलब होता है एक तरह का जोड़ना। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। तो चलिए एक चीज और हम शुरू करते हैं। तो आज से सिंथेसिस की प्रक्रिया। अब तक तो हमने यही जाना था कि व्हाट इज सिंथेसिस, व्हाट इज सिंपल सेंटेंस, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस। तो वास्तव में जो सिंथेसिस है, फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, वो हम आज से शुरू करते हैं। आज से हम जानते हैं कि किस तरह दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाएंगे, और चाहे सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। अच्छा, वैसे देखिए, जैसा हम देख पा रहे हैं कि सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो इन तीनों में आपको सबसे इजी कौन सा लग रहा होगा? तो देखने पे तो ऐसे लग रहा होगा कि सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू सिंपल सेंटेंस, ये इजी होगा। ये थोड़ा सा टफ होगा, और पॉसिबली ये शायद ज्यादा टफ होगा। लेकिन थोड़ा सा उल्टा है, सिंपल प्लस सिंपल इज नॉट इक्वल टू सिंपल। आप ऐसा मान के चलिए, यही थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो हम सरल बनाने के लिए, थोड़ा सा इजी वे में सीखने के लिए, तो पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस से। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स कवर करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे? सिंपल प्लस सिंपल इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। उसका रीजन ये है कि जब हम सिंपल से सिंपल मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें कई सारे न्यू टर्म्स आते हैं, जो न्यू लर्नर्स के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो पहले हम इन चीजों को समझते हैं, उसके बाद फिर सिंपल पर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस, और हमें क्या फॉर्म करना है? हमें फॉर्म करना है एक कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इससे पहले हम पढ़ चुके थे। मैंने क्या बताया था कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसका मतलब है दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और दोनों को किससे जोड़ेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से जोड़ेंगे। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मैंने आपको नहीं बताया था, तो बता दूं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत इजी हैं। उसको हम फैन बॉयज से हम लर्न कर सकते हैं। फैन बॉयज मतलब F for for, A for and, N for nor, B for but, O for or या अदरवाइज, Y for yet, and so for so or still। तो इन कंजंक्शंस का, ये जो फैन बॉयज हैं, इन कंजंक्शंस का यूज करते हुए हम क्या फॉर्म करेंगे? हम करेंगे कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जब हम यूज करेंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से पहले हमें लगाना होगा कॉमा। इज इट क्लियर? वापस सुनिए, कंपाउंड सेंटेंस क्या होगा? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, एक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, और उन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम जोड़ेंगे किससे? विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। और उससे पहले हमें क्या लगाना है? कॉमा लगाना है। याद रखना, इट्स मस्ट, ये मस्ट है। इज इट क्लियर? यहां तक कोई समस्या? तो आई थिंक ये सारी चीजें कम से कम क्लियर हो गई होंगी। तो अब शुरू करते हैं कि किस तरह फैन बॉयज का यूज करते हुए, या मैं कहूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हुए हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले कुछ चीजें और डिस्कस करनी है, वो और देख लीजिए। कंपाउंड सेंटेंस में अक्सर मिसकॉन्सेप्ट वाली चीज आती है, कई सारी बुक्स में या कई सारे लोग जो भी है ऐसे पढ़ा देते हैं। तो वो चीज देखो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंस है जैसे राम
इज आई स्टूडेंट, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, श्याम इज आई स्टूडेंट। ये दो सिंपल सेंटेंसेस है, इनको जोड़कर अक्सर आपको चीजें मिलती होंगी। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, ये सिंथेसिस हो गया। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक एंड आ रहा है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस आ रहा है, तो क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो याद रखेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। सेंटेंस गलत नहीं है, सेंटेंस तो सही है, लेकिन ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, उसका क्या कारण है, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होने चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होनी चाहिए। और इसमें चूंकि सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, क्या है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो एक फाइनाइट वर्ब का मतलब है कि एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। क्या होगा, एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो फिर दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कहता है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्या होना चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज का मतलब क्या होता है, क्लॉज का मतलब है कि अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो, ठीक है। उसी तरह इसमें भी क्या होगा, अपना सब्जेक्ट हो और अपना प्रेडिकेट हो। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के अपने अपने सब्जेक्ट्स होंगे और अपने अपने प्रेडिकेट होंगे। और वो दोनों फिर किससे जुड़े हुए होंगे, वो दोनों जुड़े हुए होंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। किससे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस से। लेकिन अब देखो, इसमें कितने सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, दो सब्जेक्ट, लेकिन प्रेडिकेट तो एक ही है। तो प्रेडिकेट एक ही है, तो फिर इसका मतलब क्लॉज भी एक ही हुआ, और एक क्लॉज हुआ तो कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता है। तो ये चीज याद रखें। एक सेंटेंस और देखिए, अक्सर मैं देखता हूं कि दो सेंटेंसेस को किस तरह जोड़ते हुए बनाते हैं। देखिए एक सेंटेंस और देखो, यहीं पे देखते हैं क्या है, राम इज पुअर, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड, राम इज हैप्पी। अब देखिए इसका कंपाउंड सेंटेंस देखिए, राम इज पुअर बट हैप्पी। तो दो सिंपल सेंटेंसेस जोड़ने थे हमें, दो सिंपल सेंटेंसेस जोड़ लिए हमने, किसकी सहायता से, बट की सहायता से। तो फिर ये क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। तो याद रखना, अगर ऐसे करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है, बात वही आती है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही क्या होगी, एक फाइनाइट वर्ब, तो इसका मतलब है एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। और
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए या कंपाउंड सेंटेंस होने के लिए ये जरूरी है कि उस सेंटेंस में कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, तभी वो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है। अ कंपाउंड सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक कंपाउंड सेंटेंस में कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए, और इसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए ये भी क्या कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं होगा। अच्छा, काफी मैंने सोचा कि ये ना मतलब इतना कंफ्यूजन है क्यों कई सारी बुक्स में, एक बुक में नहीं है, एक बुक में नहीं है, कम से कम 10 बुक में ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। किसके एग्जाम्पल के तौर पर? एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपाउंड सेंटेंस के। लेकिन आई एम श्योर कि ये एग्जाम्पल नहीं है किसका? कंपाउंड सेंटेंस का। दिस इज जस्ट अ सिंपल सेंटेंस, क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब है, या मैं कहूं एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो वो क्या होती है? केवल एक ही क्लॉज हो, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है, ना कि कंपाउंड सेंटेंस। एक्सक्यूज मी, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होनी चाहिए कम से कम। तो बात वही आ रही है कि कंफ्यूजन कहां आता है। अब देखिए कंफ्यूजन थोड़ा सा, जहां तक जितना मैंने समझने की कोशिश की है, वो कंफ्यूजन कहां आता है, वो कंफ्यूजन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अच्छा एक सेंटेंस और देखो, एक सेंटेंस और देखो। आई वेंट टू मार्केट, मार्केट गया, एंड बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स। तो इसको समझिए, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स। तो इसके हिसाब से क्या, अब इसमें भी 2 सेंटेंसेस हैं। कैसे? एक सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू मार्केट, सेंटेंस नंबर 1। ओके, सेंटेंस नंबर 2 क्या हो जाएगा? आई बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स। तो देखिए 2 सेंटेंस है, आई वेंट टू मार्केट, आई बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स। इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़कर हमने एक सेंटेंस बना दिया, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स। तो याद रखना ये भी एक सिंपल सेंटेंस ही है। क्यों सिंपल सेंटेंस है वो देखिए, आई वेंट टू मार्केट, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, समझ में आया क्या हो गया? इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। क्यों? अपना सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट भी है, ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन क्या थी? कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस है, ओके। तीसरी कंडीशन क्या थी? कि एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होने के लिए क्या? कि उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। अब वर्ब तो है, प्रेडिकेट तो है, लेकिन सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट मिसिंग है। तो सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि फिर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, और ये अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो इसका मतलब है कि इसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रह जाएगी, और जिसकी वजह से फिर ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी अपना एक सब्जेक्ट होना चाहिए था। इज इट क्लियर? हाँ, अगर ऐसा होता आई वेंट टू मार्केट और फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाते और यहां पर हम आई यूज करते एंड आई बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स, तो फिर ये क्या हो जाता? तो फिर ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाता। क्यों? क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो जाती,
दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो जाती। इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए जरूरी है कि अपना सब्जेक्ट हो और अपना इंडिपेंडेंट क्लॉज के लिए किसी भी क्लॉज के लिए इवन क्लॉज की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट मिसिंग था तो सिर्फ प्रेडिकेट था, तो क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट भी होना चाहिए और प्रेडिकेट भी होना चाहिए। तो इसलिए ये भी अगर यहाँ पर आई नहीं है तो ये भी एक कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, इज इट क्लियर कि क्या क्या मिसकॉन्सेप्ट्स हैं किसको लेकर, कंपाउंड सेंटेंस को लेकर। अब हम बात कर रहे थे कि ये कंफ्यूजन क्यों होता है, तो अब ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं थोड़ा सा कि क्या कारण है कि बहुत सारी बुक्स में आपको ये ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे किसके, कंपाउंड सेंटेंस के। तो रीजन क्या है, रीजन अब मैं बताता हूं आपको। रीजन है ये वर्ड ही रीजन है। ये नहीं, सिर्फ ये। एक्चुअली कंपाउंड केवल सेंटेंस नहीं होता है, कंपाउंड सब्जेक्ट भी होता है और कंपाउंड प्रेडिकेट भी होता है। अच्छा, हम क्या समझते हैं, अगर कंपाउंड सब्जेक्ट है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कह देते हैं, अगर कंपाउंड प्रेडिकेट है तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कह देते हैं। नहीं, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सब्जेक्ट अलग है, कंपाउंड प्रेडिकेट अलग है और कंपाउंड सेंटेंस अलग है। इसको एग्जांपल से समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल मैंने लिखा था, राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स। राम और श्याम क्या हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए ये कंपाउंड सेंटेंस हैं, दो सेंटेंसेस को हमने कंजंक्शन से जोड़ दिया है। तो ये क्या है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है, ये कंपाउंड सब्जेक्ट है और ये इस कंपाउंड सब्जेक्ट का ये प्रेडिकेट है। तो एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई पूरी, तो ये क्या हुआ, ये सिंपल सेंटेंस होगा। इज इट क्लियर, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो हम आमतौर पर क्या मानते हैं कि सब्जेक्ट अगर क्या हो गया है, सब्जेक्ट अगर कंपाउंड हो गया है तो हम इसको कंपाउंड सेंटेंस कह देते हैं। नहीं, इस कंफ्यूजन को समझने की कोशिश करें। कंपाउंड सब्जेक्ट इज अ डिफरेंट थिंग एंड कंपाउंड सेंटेंस इज अ डिफरेंट थिंग। अच्छा, ये तो एग्जांपल हो गया किसका, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सब्जेक्ट का। अब कंपाउंड ऑब्जेक्ट का, अब देखिए ये जो एग्जांपल था ना, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स। तो देखिए आई दोनों में सेंटेंसेस में कॉमन था, तो हमने क्या लिख दिया, आई वेंट टू मार्केट एंड बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स। तो ये जो एग्जांपल थे, इसको मैं वापस लिखता हूं, थोड़ा सा इसे वापस लिखते हैं। आई वेंट टू मार्केट, सेकंड जो सेंटेंस था वो था आई बॉट some grocery items। तो इस सेंटेंस को जोड़ के हमने एक सेंटेंस बनाया था, आई वेंट टू मार्केट एंड bought some grocery items। तो देखिए यहां पर आई सब्जेक्ट हो गया और देखिए एक प्रेडिकेट ये हो गया और दूसरा प्रेडिकेट ये हो गया, और इन दोनों प्रेडिकेट्स को याद रखना, सिर्फ प्रेडिकेट को, सब्जेक्ट को नहीं, और इन दोनों प्रेडिकेट को हम किससे जोड़ रहे हैं, एंड से जोड़ रहे हैं। तो यहां पर ये क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा। और देखिए वापस इसी वर्ड की वजह से,
वापस सिर्फ इसी वर्ड की वजह से हम इसे क्या कहने लगते हैं, हम इसे कंपाउंड सेंटेंस कहने लगते हैं। क्या? कंपाउंड सेंटेंस। तो याद रखिए ये तीनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट अलग है, कंपाउंड प्रेडिकेट अलग है। ये कंपाउंड सब्जेक्ट का एग्जाम्पल था, ये कंपाउंड प्रेडिकेट का एग्जाम्पल है। और कंपाउंड सेंटेंस का क्या एग्जाम्पल होगा, इसी सेंटेंस से हम देख लेते हैं। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया, एंड आई बॉट सम ग्रोसरी आइटम्स, यही लिख देता हूं, सम ग्रोसरी आइटम्स। तो देखिए सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ठीक है जी। दूसरा आई सब्जेक्ट है, उसका प्रेडिकेट है, तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। दूसरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। और देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो फिर क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस की सारी जो क्या हैं, जो उसकी शर्तें हैं वो पूरी कंप्लीट कर रहा है ये सेंटेंस, इसलिए क्या होगा, ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। तो याद रखेंगे कंपाउंड सेंटेंस अलग चीज है, कंपाउंड सब्जेक्ट अलग चीज है, कंपाउंड प्रेडिकेट अलग चीज है। सिर्फ इसी कंफ्यूजन की वजह से आप देखिए, आई एम डैम श्योर जो भी कोई आपके पास बुक है, कोई सी भी बुक XYZ जो भी बुक है, मैं बुक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी बुक्स हैं, एक बुक नहीं कम से कम दर्जनों बुक हैं ऐसी, ठीक है, जिनमें ये चीज दे रखी है, क्या दे रखी है कि आई एम पुअर बट हैप्पी, और ये क्या कह रखा है कि ये क्या है, ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, तो खैर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि क्या आपके पास भी वो बुक है जिसमें ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए हैं और उन्हें क्या कह रखा है, उन्हें कंपाउंड सेंटेंस कह रखा है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो इस डाउट्स को थोड़ा सा आप क्लियर करके चलेंगे कि कंपाउंड सब्जेक्ट अलग है, कंपाउंड प्रेडिकेट अलग है और कंपाउंड सेंटेंस अलग है। तो चलिए यहां तक तो हमने समझा। अब हम शुरू करते हैं अपना वापस फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बिना किसी देरी के। तो देखिए, तो इससे पहले हम थोड़ा किसको जान लेते हैं, हम जान लेते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को। किसको? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसे फैन वॉइस से हम याद रख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम आगे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस। इसमें क्या आता है, इसमें एंड आता है। ठीक है, अब जैसे देखिए कैसे जोड़ेंगे हम सेंटेंसेस, जैसे आर गेस्ट अराइव, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा वी वेलकम्ड देम। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें जोड़ना है। तो देखिए किस तरह, आर गेस्ट अराइव्ड, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था, इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये था, दो सिंपल सेंटेंसेस, जैसा मैंने बताया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक सिंपल सेंटेंस होता है। ठीक है, तो आर गेस्ट अराइव्ड, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद क्या, कॉमा लगाना है, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करेंगे, एंड आर गेस्ट अराइव्ड एंड
वी वेलकम्ड देम। तो ये क्या हो गया, देखिए कंपाउंड सेंटेंस है, बिल्कुल है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉमा लगा हुआ है, लगा हुआ है। और ये दोनों क्या हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है। इज इट क्लियर? एक सेंटेंस और देख लीजिए, जैसे कि दो सेंटेंसेस हम लेते हैं कोई भी। ही ओपन द गेट, he switched on the light। he switched on the light। तो देखिए एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हुई, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है। बीच में हमें एंड कंजंक्शन यूज कर देंगे, तो क्या होगा, ही ओपन द गेट, कॉमा, एंड ही, याद रखना ही दोबारा यूज करना पड़ेगा हमें, ही स्विच्ड ऑन द लाइट। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बीच में क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और उससे पहले हमने कॉमा भी यूज किया है। इज इट क्लियर? सो ये था क्यूमुलेटिव कंजंक्शंस, एंड का यूज करते हुए क्या, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड सेंटेंस। अब आगे हम देखते हैं एक दूसरा काइंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का। तो चलिए देखते हैं दूसरा काइंड। देखिए दूसरा देख लेते हैं हम, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। ऑल्टरनेटिव में और या फिर अदरवाइज, और अदरवाइज जैसे कंजंक्शंस आते हैं। तो ये क्या करेगा कि ऑल्टरनेटिव, दो ऑल्टरनेटिव क्या होंगे, सेंटेंसेस होंगे, और जब भी ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन, दो ऑल्टरनेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको जोड़ते हुए क्या बनाना है, एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो हमें क्या यूज करेंगे, हम ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस यूज करेंगे। कैसे, देखो दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। वॉक फास्ट, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस, यू विल मिस द ट्रेन। तो इसका क्या हो जाएगा, वॉक फास्ट, कॉमा, और यू विल मिस द ट्रेन। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। अब कई बार क्वेश्चन बच्चे करते हैं, तो कई बार डाउट आता है कि देखिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो याद रखेंगे ये पूरी तरह एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। वॉक फास्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या, ये तो एक सेंटेंस भी है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ऐसे सेंटेंसेस में जो यू होता है वो हिडन सब्जेक्ट होता है, तो इसमें सब्जेक्ट है। ओके,
क्योंकि ये एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो या तो मेन वर्ब से शुरू होते हैं या डोंट से शुरू होते हैं। तो वॉक मेन वर्ब से शुरू हो रहा है, यू ग्रेन सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा सेंटेंस ये है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई, इंडिपेंडेंट क्लॉज, और एक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई। और देखिए बीच में हमने क्या यूज किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक चीज जो हमें नहीं भूलनी है, क्या, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हमें कॉमा यूज किया है, बिल्कुल किया है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। इज इट क्लियर? एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए यहां पर देख लेते हैं। sit quietly, you may leave। तो वही sit quietly और you may leave। आप यहाँ पर अदरवाइज भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक ही होता है, ठीक है। तो सिट क्वाइटली और यू मे लीव, तो वापस वही है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये रही, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये रही, और बीच में हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी यूज किया है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग ऑल्टरनेटिव कंजंक्शंस। इज इट क्लियर? चलिए अब एक नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं हम। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही एक काइंड होता है, तो वो कौन सा है, वो होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। तो चलिए लास्ट मतलब थर्ड नंबर का देखते हैं हम, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शंस, तो जैसा कि नाम से ही है, एडवर्स है, अपोजिट चीजों को ऐड करेगा, बट है, यट है, स्टिल है, हाउएवर भी है। तो इस तरह ये क्या है, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शंस है। तो देखिए इनको जोड़ते हुए कैसे बनाएंगे, इसका मतलब है दो एडवर्स एग्जांपल होंगे, दो एडवर्स मतलब अपोजिट आइडियाज वाले सेंटेंसेस होंगे, उनको हम जोड़ेंगे। कैसे? he is not working hard, he is not working hard। एक सेंटेंस हो गया, एक सिंपल सेंटेंस, मैं कहूं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा देखिए he may pass, मैं क्या माइट यूज करना चाहिए, वर्किंग हार्ड नहीं कर रहा है, माइट यूज कर, नहीं, he might pass। दो एग्जांपल हो गए। तो देखिए अगर वर्क हार्ड नहीं कर रहा है तो पास होने की संभावना क्या होंगी, कम होंगी। तो दो अपोजिट आइडियाज हो गए, तो अपोजिट आइडियाज हो गए, अपोजिट, ये दोनों सेंटेंसेस अपोजिट आइडियाज को कन्वे कर रहे हैं। तो फिर इसके लिए हम एक ऐसा ही एक कंजंक्शन यूज कर देंगे। तो ही इज नॉट वर्किंग हार्ड, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन क्योंकि अपोजिट है, बट ही माइट पास। तो जी समझ में आई, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज ये हो गई, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, और इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज को हमने किससे जोड़ा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक काइंड होता है एडवर्सेटिव, और कॉमा लगाया है, बिल्कुल।
तो सारी कंडीशंस फुलफिल हमने कर दी हैं, सो इट वुड बी अ कंपाउंड सेंटेंस। इसलिए क्या होगा, एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। The train is moving slow. The train is moving slowly we can reach our destination. We can reach our destination on time. तो देखिए, ट्रेन स्लो चली तो लेट होने की संभावना है ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम फिर भी टाइम पे पहुंचेंगे, हो सकता है जल्दी टाइम पे निकला हो। तो इसको हम जोड़ेंगे, द ट्रेन इज मूविंग स्लोली मूविंग क्या, रनिंग वर्ड यूज करो, it would be a better word. The train is running slowly, कमा लगाएंगे, yet या स्टिल कुछ भी लगा लो, ठीक है, yet we can reach our destination on time. तो वापस देखेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, और बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और उससे पहले कॉमा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक सेंटेंस और देख लीजिए, फिर भी थोड़ा सा और देख लेते हैं। ही वॉज इल, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, ही केम टू स्कूल। सो ही वॉज ill, still he came to school. तो देखिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कंपाउंड सेंटेंस। इज इट क्लियर? चलिए अब एक लास्ट का और देख लेते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काइंड। तो देखिए, लास्ट का जो है वो है इलेटिव, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव में कौन सा आएगा? फोर आता है, सो आता है और देयरफॉर। इलेटिव का मतलब होता है निष्कर्ष, इनफ्रेंस। ये एक परिणाम बताता है, निष्कर्ष निकालता है। तो ये रीजन के लिए यूज होता है और ये दोनों रिजल्ट के लिए यूज होते हैं। तो दो सेंटेंस देखिए, जैसे एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं इसको। आई कैन नॉट गो outside, it is very cold। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि बहुत ठंड है, मैं बाहर नहीं जा सकता हूं क्योंकि बहुत ठंड है। तो रीजन दे रहा है, सिंपल सी बात है, आई कैन नॉट गो आउटसाइड, कॉमा लगाएंगे,
4 it is very cold. ये क्या है? बहुत ठंड है. इट इज वेरी कोल्ड. तो देखिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है. और दूसरा हमने क्या यूज कर लिया है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज कर लिया है. उससे पहले कॉमा यूज किया है. तो ये क्या होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी, कंपाउंड सेंटेंस होगा. एक और देखिए, फॉर एग्जाम्पल मॉडल्स में हम पढ़ते हैं कई बार सेंटेंस, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. There are clouds in the sky. It may rain today. तो देखिए, आसमान में बादल है. तो आसमान में बादल है, तो इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? इस बात से हम निष्कर्ष निकालेंगे कि बारिश होने की संभावनाएं हैं. तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस क्या हो गया? उसकी संभावना पर बेस्ड हो गया. इसलिए हम क्या यूज करेंगे? रिलेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे. सो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई. The second sentence, there are clouds in the sky, so it may rain today. It may rain today. So is it clear? तो देखिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और उससे पहले हमने कॉमा यूज किया है. तो क्या हो गया? ये कंपाउंड सेंटेंस होगा. तो आई होप आपको समझ में आया होगा हाउ टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस यूजिंग 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस. कि किस तरह 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर हम क्या एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं. लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो शायद बाकी कई सारी बुक्स में गलत दे रखी है, तो वो ये है कि कंपाउंड सब्जेक्ट अलग चीज है, कंपाउंड प्रेडिकेट अलग चीज है, और कंपाउंड सेंटेंस अलग चीज है. कंपाउंड सेंटेंस के लिए जरूरी है कि 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज. 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब क्या है? कि उन दोनों का अपना अपना सब्जेक्ट और अपना अपना प्रेडिकेट होना चाहिए, तभी वो कंपाउंड सेंटेंस होगा. तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और आपको सिंथेसिस का जो नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम कवर करेंगे हाउ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय जॉइनिंग 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस. चलिए, आज के लिए पर्याप्त, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. आपका दिन शुभ हो. थैंक यू. जय श्री कृष्ण.